ओके, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अब थोड़े से। विथ रेफरेंस टू दृष्टि सैटेलाइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑप्टो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट है और मतलब दोनों सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर मर्ज कर दिए। नंबर 2 बोल रहा है ये जो सैटेलाइट है ये ऑल वेदर डे एंड नाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा आपको प्रोवाइड करके देगा। जो दृष्टि है इसको इसरो के पीएसएलवी रॉकेट ने श्रीहरिकोटा से लॉन्च करा। एंड सैटेलाइट के पास एप्लीकेशन है डिफेंस सर्वेलियांस की, डिजास्टर को मैनेज करना, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग। आपने बताना है इनमें से करेक्ट कितनी है। ठीक है, पहली बताओ। पहली बिल्कुल ठीक है, ऑप्टो और सार दोनों इकट्ठे पड़े थे। नंबर 2 आपने देखा था हर टाइप के वेदर में यूज करा जा सकता है, वही तो सिंथेटिक अपर्चर रेडार का काम था। एंड तीसरा गलत है, फाल्कन 9 था, स्पेस एक्स का रॉकेट यहाँ पे यूज हुआ और यहां से नहीं, कैलिफोर्निया। एंड चौथा ये बिल्कुल ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास सी, ओनली 3। यस ऑनलाइन, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है कि जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं वो ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें इंस्टॉल कैपेसिटी अप टू 25 मेगावाट की रहती है। अगला बोल रहा है कि ये एडमिनिस्टर करे जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के थ्रू, और जो स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम है इसमें 2584 करोड़ रुपए का आउटले अभी दिया गया है ताकि 1500 मेगावाट की जो एनर्जी है वो फाइनेंशियल ईयर 2026 से 31 तक इंक्रीज करी जा सके। और इंडिया के पास अभी हार्नेस जो एनर्जी है वो 5171 मेगावाट की है, पर जो पोटेंशियल है वो अभी भी 21,133 तक है। पहला बताओ। पहला तो ठीक है, 1 से लेके 25 मेगावाट वो स्मॉल हाइड्रो पावर्स के अंदर आप काउंट करते हो। दूसरा ये गलत है, पावर बोला था ना, ज्यादा कैपेबिलिटी जिसकी होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर देखेगा, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। गुड। तीसरा बिल्कुल ठीक है, आउटले भी बताया और ये बोला था कि पहले जो 5 साल होंगे 1500 मेगावाट इंक्रीज करेगा फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो पावर। एंड चौथा ये भी बिल्कुल ठीक है, 5171 इतनी हार्नेस कर ली है और 21133 मेगावाट तक की हमारी कैपेसिटी है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 1, 3 एंड 4। आंसर इज बी। हाँ ठीक है ऑनलाइन। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा कंसीडर द फॉलोइंग। पहला बोल, अच्छा करेक्ट बताना है आपने। पहला बोल रहा है ये ब्रिटिश ओरिजिन का है और इंडिया में लाया गया था 1920 में ताकि एफॉरेस्टेशन को इंक्रीज करा जा सके। अगला बोल रहा है ये इन्वेजिव है और लोकल बायोडाइवर्सिटी को थ्रेटन करता है और इकोसिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करता है। इंडिया का जो पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट है उसका मेन एम यही है कि प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा का जो बायोमास है उसे कन्वर्ट कर दिया जाए मरीन फ्यूल में। पहला बताओ। पहला गलत है, ये मैक्सिकन ओरिजिन का था। यहाँ ब्रिटिश ओरिजिन लिखा है ना, ब्रिटिशर लेके आए थे, पर ये मैक्सिकन ओरिजिन का है जो स्पीशी है। नंबर 2 इन्वेजिव है, इन्वेजिव एलियन स्पीशी आउट ऑफ 100 एलियन इन्वेजिव एलियन स्पीशी में से एक प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा भी है। एंड थर्ड ठीक है, इसी में तो बोला कि कौन सी प्रोसेस थी, गैसिफिकेशन का यूज करेंगे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसे पिघलाएंगे और फिर ऑयल की फॉर्म में ये कन्वर्ट करा जाएगा और फिर वो थर्मिक्स एनर्जी पूरा प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे ग्रीन मिथेनॉल बनाना है फ्रॉम द सिन गैस। With reference to green methanol and its production from biomass, consider the following statement. पहला अच्छा करेक्ट ही बताना है। पहला बोल रहा है जो बायोमिथेनॉल है इसे गैसिफिकेशन के थ्रू बनाया जाएगा। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सिनगैस को पहले प्रोड्यूस करेगा, फिर सिनगैस को आप केमिकल्स वगैरह का यूज करके मिथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। अगला बोल रहा है कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में जो ग्रीन मिथेनॉल है इसको सब्सटैंशियली हम यूज कर सकते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की एमिशन है उन्हें रिड्यूस किया जा सके। एंड जो ग्रीन मिथेनॉल है ये एक्सक्लूसिवली बनता है फ्रॉम द एग्रीकल्चर क्रॉप रेजिड्यू और इसे हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते जो कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पहला बताओ। पहला ठीक है। दूसरा बताओ। ठीक है। तीसरा ये लग ही रहा है, एक्सक्लूसिवली बोल रहा है। और आपने देखा था बहुत सारे एग्रीकल्चर रेजिड्यू भी यूज करे जा सकते हैं, बैगेस का एग्जांपल देखा था, शुगर केन का वेस्ट बचेगा वो भी यूज करा जा सकते हैं। एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके नहीं कर सकते, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन वाला मेंशन करा था, इनको जब मर्ज करते हैं तब भी आप इन चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो तीसरे वाला गलत है, बाकी 1 and 2 आर करेक्ट। With reference to international and domestic mechanism for the restitution of cultural property to India, consider the following statement. वो 657 एंटीगिटी जो यूएस से हम वापस लेके आए थे। पहला बोलते हैं इंडिया ने अभी is yet to ratify the 1970 का यूनेस्को कन्वेंशन ऑन illicit ट्रांसफर ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी, और ये बोल रहा है अभी करना है रेटिफाई, येट टू रेटिफाई। अगला बोल रहा है एंटीगिटी एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, ये रेगुलेट करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ एंटीगिटी और जितने भी जनरल ट्रीट्स ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी उम्र 100 ईयर ओल्ड हो चुकी है एज एंटीगिटी। देख लो एंटीगिटी का मेंशन करा है। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये डेजिग्नेटेड और नोडल एजेंसी है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी स्टोलन जो एंटीगिटी है वो ऑथेंटिक है और उन्हें अब्रॉड से फिर वापस लेके आएंगे। पहला तो गलत है,
1977 में हमने रेटिफाई कर लिया था, और जो आर्टिफैक्ट थे उनकी जो जनरल उम्र लिखी थी वो 100+ ईयर ही लिखी थी, और 75 ईयर जो रहेगी वो सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट के केस में बोला था कि हो सकता है मैन्युस्क्रिप्ट भी हो, तो उनकी 75 साल की उससे ज्यादा की उम्र है तो उसको भी हम रख सकते हैं, ठीक है, उम्र ही है वो, डॉक्यूमेंट की उम्र है। चलो 2 and 3 आर करेक्ट हियर। उसके बाद आते हैं विद रेफरेंस टू आईएनएस महेंद्रगिरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है इसे डिजाइन करा वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने, और इसके अंदर कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्जन प्लांट है। दूसरा बोल रहा है आईएनएस महेंद्रगिरी 6 शिप है शिवालिक क्लास फ्रिगेट की। एंड तीसरा बोल रहा है इसे पूरी तरह से बनाया गया मैजागॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। पहला सही है। दूसरा कौन सी आनी थी? नीलगिरी। नीलगिरी, और नीलगिरी कौन सा प्रोजेक्ट है? 17A, शिवालिक प्रोजेक्ट 17 था, ठीक है, गलती नहीं करनी है। साक्षी ने करी अभी, चलो ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट इज मैजागॉन। तो एमडीएल ने 4 बनाए थे और जीआरएससी ने 3 बनाए थे। बताना जीआरएससी के बता दो पहले। धूणागिरी और विंध्यगिरी, बस बाकी जो बचे एमडीएल। पहला नीलगिरी था, 1 मिनट, हिमगिरी आना था यहाँ पे, सॉरी, हिमगिरी आना था यहाँ पे। नीलगिरी हिमगिरी इकट्ठे से लगते हैं ना, तो नीलगिरी आपका एमडीएल का है और हिमगिरी आपका जीआरएससी का है। तो नीलगिरी, देन हिमगिरी यहाँ पे, फिर उदयगिरी, तारागिरी, और अभी जो हुई महेंद्रगिरी, तो ये आगे एमडीएल के अंदर। नीलगिरी हिमगिरी इकट्ठे लगते हैं, तो इनको ऐसे सेपरेट कर लेना, बस याद रह जाएंगे फिर। नेक्स्ट इज 1 and 3 यहाँ पे करेक्ट थे। विद रेफरेंस टू निसार मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपने करेक्ट बताने हैं। रुक जाओ, निसार एक ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है जिसे नासा और इसरो ने अर्थ सरफेस पे चेंजेस को मॉनिटर करने के लिए यूज करा है। मिशन एल बैंड और एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार को पेलोड के फॉर्म में कैरी कर रहा है। निसार को लॉन्च करा गया था जीएसएलवी F-16 इंटू 743 किलोमीटर के सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। एंड चौथा बोल रहा है ये जो मिशन है ये अर्थ सरफेस को एंटायरली 12 दिन में रिपीट करता है, ऑब्जर्व करता है, ऑल 4, ठीक है, याद रखना। स्पेसक्राफ्ट बस ये किसने बनाई थी? नासा और इसरो। स्पेसक्राफ्ट बस मैंने वासु बोला था एस से जितने भी शुरू होंगे इसरो लगाने हैं, ज्यादा नहीं सोचना। हाँ, वो बाकी जो भी हो नासा के लिए वो तो सारे उसके बचे। अगर जैसे रिफ्लेक्टर था ऊपर, ड्रम मैश रिफ्लेक्टर, वो नासा ने बना रखा है, पर एस वाले मैक्सिमम आपने देखे थे वो इसरो के थे। बस ये वाला याद रखना था कि ये श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग हुई थी तो हमारा बाहुबली यूज करा गया था जीएसएलवी। तो इसमें सारे ठीक है। डी, यस ऑनलाइन करेक्ट, ठीक है। विद रेफरेंस टू सचेज इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है अगेन। ये स्टैंडर्ड शॉर्ट मैसेज सर्विस प्रोटोकॉल को यूज करता है ताकि इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम इंडिविजुअल के फोन वगैरह के ऊपर सेंड करे जा सके ड्यूरिंग डिजास्टर। और उसके बाद आता है ये जो सिस्टम है ये इंडिपेंडेंटली मोबाइल डेटा के ऊपर काम करता है और डज नॉट रिक्वायर यूजर टू डाउनलोड स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन। इसके इंडिपेंडेंटली लिखा है वहां पे। हाँ, तो नहीं, आप पढ़ो अपने हिसाब से, कईयों ने सही बोला कईयों ने गलत, मुझे मत देखो। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ मोबाइल डेटा लिखा है। अगला ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जो थर्ड वाला है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी लिखा आ सकता है, तो एनडीएम में लिखा है तो कोलैबोरेशन रहेगी। और पहला बताओ, पहला तो गलत है, सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम आपने पढ़ा था, और यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ मोबाइल डेटा, तो बोला था ना उसमें डेटा नहीं चाहिए आपको, तो आपके पास 2 and 3 आर करेक्ट और पहला हो जाता है इनकरेक्ट, तो यहाँ पे सेल ब्रॉडकास्ट सर्विस आना था। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू कोमागाटा मारू इंसिडेंट ऑफ 1914 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले बोल रहा है ये जो वेसल था ये जापानीज स्टीमशिप था जिसे चार्टर किया था बाबा गुरदीप सिंह ने टू ट्रांसपोर्ट इंडियन इमाइग्रेंट टू कनाडा। ये जो वॉयज था इसमें मेनली कॉन्टिन्यूअस जर्नी को अलाउ करना था क्योंकि बीच में नहीं रुकना था एज पर द कैनेडियन लॉ। और इसके बाद पैसेंजर, ये इसमें एक्टिव मेंबर थे गदर पार्टी के जो कि प्लान कर रहे थे आर्म इंसर्केशन इन वैंकूवर, और शोर कमेटी एस्टेब्लिश होती है वैंकूवर में ताकि जो लीगल और फाइनेंशियल असिस्टेंस है पैसेंजर्स को वो दी जा सके। ठीक है ऑनलाइन, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1, 2 and 4। 1, 2 and 4 क्यों? क्योंकि थर्ड में बोल रहा है कि ये गदर पार्टी के मेंबर्स थे और ये मेन रीजन क्या था? बेटर लाइफस्टाइल था, क्योंकि वहां पे डेटनेस की प्रॉब्लम आ रही थी तो इस वजह से लोग वहां से जा रहे थे टुवर्ड वैंकूवर। हाँ, तो आपने बोला कि 1, 2, 3 and 4 ठीक है। जो गदर पार्टी थी वो 1913 में एक्टिव हो चुकी थी, पर यहाँ पे इन मेंबर्स के साथ लेना देना था। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और जो सिख की पॉपुलेशन थी उनका मेन ही क्या था कि डेली वेज हमारे अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, डेटनेस की प्रॉब्लम थी तो बेटर लाइफस्टाइल के लिए जा रहे। गदर मूवमेंट के साथ जोड़ा जरूर गया था पर इसके अंदर उसके मेंबर नहीं थे, ठीक है, तो ये गलत हो जाती है। चलिए जी नेक्स्ट स्टेटमेंट,
With reference to medical termination of pregnancy act 2021 consider the following statement. पहला बोल रहा है कि जो अपर जेस्टेशन लिमिट है फॉर द टर्मिनेशन ये 20 से 24 वीक्स को कर दिया गया था फॉर द स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन जैसे कि सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट. दूसरा बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द एक्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है या डिवाइस फेल हो जाता है तो जो मैरिड वुमेन है वो अभी भी 20 वीक्स तक की टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के ऊपर कर सकती है. एंड तीसरा बोल रहा है इस एक्ट के अंदर फॉर्मल कंसेंट हस्बैंड की भी चाहिए होती है और दोनों पार्टनर्स की अंडरगोइंग एन अबॉर्शन. पहला बताओ, पहला सही है. सर्वाइवर्स के लिए आपने देखा था 24 वीक्स तक एक्सटेंड करा था. अनमैरिड वुमेन का भी प्रोविजन ऐड हुआ. सेकंड आया अकॉर्डिंग टू द एक्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है अगर ये फेल हो जाते हैं तो मैरिड वुमेन के लिए 20 वीक से कम की अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें टर्मिनेशन करी जा सकती है. एंड थर्ड गलत है. बॉडी जो है यहाँ पे वो फीमेल की यूज होगी तो अबॉर्शन का भी से किसको दे रखा है, फीमेल को ही दे रखा है, तो मेल का कोई रूल नहीं है. तो आंसर इज 1 and 2 ओनली.